लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। दिसंबर 2025 पूरे साल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट धुरंधर। थिएटर में तालियां बज रही है, रणवीर सिंह स्क्रीन पर दौड़ लगा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। एक हीरोइक एजेंट एक पाकिस्तानी मास्टरमाइंड को रोकने की कोशिश कर रहा है। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना भी बड़े पर्दे पर भौकाल काट रहे हैं। पब्लिक भी एक्शन थ्रिल को एकदम फील कर रही है, क्योंकि एवरीवन लव्स अ हीरो हु सेव्स द कंट्री, है ना। हम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। इसलिए आज हम बात करेंगे फिल्म की कहानी से दूर उस असली स्कैंडल की जो धुरंधर मूवी का रॉ मटेरियल है। यानी देश का असली दुश्मन पाकिस्तानी नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो भारत में बैठकर उनकी मदद करते हैं, जो खाते हैं हिंदुस्तान का और चुपके से धीमी आवाज में राग पाकिस्तान का गाते हैं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपने स्क्रीन पर देखा वो सिर्फ एक कंफर्टिंग झूठ है और सच्चाई उस स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि दिल्ली के पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक की उन ठंडी शांत दीवारों के पीछे दबी हुई है, जहां सब चंगा सी नजर आती है। क्योंकि वहां कोई गन फाइट नहीं हुई, वहां कोई चीज सीक्वेंस नहीं हुआ, वहां सिर्फ पेपर वर्क हुआ। एक सिग्नेचर, एक अप्रूवल और देश के दरवाजे दुश्मन के लिए खुल गए। जी हां, फिल्म में दिखाए गए उस नकली नोट की असली कहानी का ही नाम है द डेलारू फेक करेंसी स्कैंडल। ये कहानी किसी टेररिस्ट की नहीं है जो बॉर्डर पार से आया। ये कहानी उन सूट बूट वालों की है जिन्होंने एसी रूम और बोर्ड रूम में बैठकर फैसले लिए, ऐसे फैसले जिनकी कीमत हमने मुंबई 26/11 और कश्मीर की घाटियों में चुकाई है और आज भी चुका रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं कि देश को बेचने वालों के हाथों में सिर्फ बंदूक हो, कभी कभी सिर्फ एक पेन भी काफी होता है देश को खोखला करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी डार्क साइड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस कहानी के रूट्स फिल्म के टाइमलाइन के मुताबिक 2004 में नहीं, बल्कि 1947 के पार्टीशन के वक्त तक जाती है। इमेजिन करिए उस केओस को। देश बट रहा था, जमीन बट रही थी, लेकिन एक चीज थी जो दोनों देशों को जोड़ रही थी, और वो थी करेंसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डेलारू एक ब्रिटिश कंपनी। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए। 1949 में इसी डेलारू कंपनी ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के साथ प्रिंटिंग पार्टनरशिप शुरू की। नोट करिएगा इस पॉइंट को, पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2004 में, जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई थी। पी चिदम्बरम देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने, एक आर्टिकुलेट हार्वर्ड एजुकेटेड लॉयर और इकोनॉमिस्ट, वो इंसान जिसके हाथ में देश की तिजोरी की चाबी थी। उस वक्त इंडिया में FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। मार्केट्स में नकली नोट आ रहे थे, लेकिन वो पकड़े जाते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब थी। सरकार को लगा कि हमें अपनी करेंसी को हाईटेक बनाना होगा। हमें चाहिए थी एक ऐसी सिक्योरिटी थ्रेड, वो चमकने वाली पट्टी जो आप नोट पर देखते हैं, जो कॉपी करना नामुमकिन हो, एक ऐसा लॉक जिसका डुप्लीकेट कोई ना बना सके। लेकिन यहां शुरू होता है वो खेल जो CBI की फाइल में आज भी दर्ज है। जुलाई 2004 फाइनेंस मिनिस्टर ने फैसला किया कि हम कॉन्ट्रैक्ट डेलारू को देंगे। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए? टेंडर निकालो, कंपटीशन कराओ, बेस्ट कंपनी चूज करो, है ना, यही होता है ना, राइट ना। लेकिन यहां एक्सक्लूसिविटी दी गई, मतलब मोनोपोली। कहा गया कि डेलारू के पास कोई जादुई टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सुनने में लॉजिकल लगता है ना, देश की सुरक्षा के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन CBI की इन्वेस्टिगेशन जो जनवरी 2023 में शुरू हुई, वो कुछ और ही कहती है। फाइल्स बताती है कि ये डिसीजन अर्जेंसी के नाम पर लिया गया था, बिना प्रॉपर वेटिंग के। वेटिंग इज ए प्रोसेस जहां चुपचाप आपका पूरा पास्ट खंगाला जाता है। यह चेक किया जाता है कि आप उस काम के लिए या उस पोस्ट के लिए या किसी मिशन के लिए फिट कैंडिडेट हैं या नहीं, कहीं आपके पीछे कोई काला राज तो नहीं है। सोचिए,
आप अपने घर के दरवाजे का लॉक उसी कंपनी से खरीद रहे हैं जो आपके पड़ोसी दुश्मन के घर के लॉक्स भी बनाता है, जिसकी पार्टनरशिप उसके साथ भी है। क्या ये सिर्फ नेग्लिजेंस थी या कुछ और? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब आप करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी फॉरेन कंपनी को देते हैं तो आप चेक करते हैं ना कि उनका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। डेलारू ने क्लेम किया कि उनकी सिक्योरिटी थ्रेड टेक्नोलॉजी जो है वो पेटेंटेड है, मतलब उसका कॉपीराइट उनके पास है और कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता है। इसी बेस पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन ये सदी का सबसे बड़ा झूठ था। डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि जब 2004 में ये डील साइन हो रही थी, डेलारू के पास उस वक्त पेटेंट था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन फाइल की थी। पेटेंट ग्रांट हुआ सालों बाद 2011 में। मतलब समझ रहे हैं आप, इंडिया की सरकार ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स के ऑफिशियल्स ने एक ऐसी चीज के लिए मोनोपोली दे दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी लीगल टर्म्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आवाजें उठी थी। SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन के कुछ ईमानदार ऑफिसर्स ने भी मेमोज लिखे थे। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। 2006 और 2007 के भी इंटरनल नोट्स चीख कर कह रहे थे कि ये वेंडर जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। लेकिन उन फाइल्स को दबा दिया गया, उन आवाजों को नॉर्थ ब्लॉक के हैवी कर्टेन्स के अंदर शांत कर दिया गया। क्यों? किसने उन्हें चुप कराया? एक सिंपल सवाल है। अगर मुझे पता चले कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड झूठा है तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ डेलारू को न सिर्फ रखा गया बल्कि उन्हें VIP ट्रीटमेंट मिल रही थी। और इस कंप्लीसेंसी का फायदा कौन उठा रहा था? लंदन में बैठे एग्जीक्यूटिव्स, दिल्ली में बैठे ब्यूरोक्रेट्स या फिर रावलपिंडी में बैठे जनरल्स। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक पहलू पर, वो पार्ट जो आपको धुरंधर मूवी में शायद दिखाया गया हो, लेकिन रियलिटी उससे भी कहीं ज्यादा ब्रूटल है। पाकिस्तान के ISI का एक ही मकसद रहा है, वही मकसद जो जियाउल हक ने अपने आवाम को दिया था। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। सिर्फ बॉम्ब्स और गन से नहीं बल्कि इकोनॉमी को भी तोड़कर। इसे कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म। जब इंडिया डेलारू से सिक्योरिटी थ्रेड्स खरीद रहा था, ISI ने देखा एक मौका, क्योंकि डेलारू का रिश्ता पाकिस्तान से पुराना था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ISI ने डेलारू की सप्लाई चेन में इन्फिल्ट्रेशन किया था। जो हाई सिक्योरिटी फीचर्स इंडिया के नोट्स में होने चाहिए थे, वही सेम फीचर्स पाकिस्तान के छपने वाले फेक करेंसी में भी दिखने लगे। नाउ कैन यू इमेजिन द हॉरर? हम और आप सभी मेहनत करके नोट कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो नोट घूम रहा है वो पाकिस्तान की प्रेसेस में छपा है। और वो नोट इतना परफेक्ट है कि बैंक की मशीन भी उसे पकड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि सोर्स सेम था, टेक्नोलॉजी सेम थी। अब जानबूझकर हुआ या गलती से, लेकिन डेलारू बन गया वो ब्रिज जिसके जरिए ISI ने हमारे बटुआ में हाथ डाल दिया था। अब स्टैटिक्स देखिए, 2008 से 2013 के बीच मुंबई अटैक्स के वक्त टेररिज्म के पास क्या मिला? क्रेडिट कार्ड्स नहीं, कैश। वो जो टेररिस्ट थे वो कैश लेकर आए थे। इन्वेस्टिगेशन हिंट करती है कि टेरर फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा इसी फेक करेंसी नेटवर्क से आ रहा था। हर वो गोली जो ताज होटल में चली, हर वो बॉम्ब जो लोकल ट्रेन में फटा, उसमें कहीं ना कहीं उस मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट का पैसा लगा था जो दिल्ली में साइन हुआ था। ब्लड ऑन द पेपर्स लिटरली। साल 2013 UPA 2 का आखिरी दौर। स्कैम के बाढ़ आई हुई थी, 2G, कोल, CWG। लेकिन इन सब के शोर में एक और स्कैम क्वाइटली एग्जीक्यूट हो रहा था। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 2009 में एक्सपायर हो चुका था। कायदे से डेलारू को बाहर फेंक देना चाहिए था। इनफैक्ट 2010 में जब प्रणब मुखर्जी, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब उनके पास ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने डेलारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। कहा गया कि इनकी क्वालिटी खराब है और इंटीग्रिटी डाउटफुल है। लेकिन फिर एक मैजिक होता है। पी चिदम्बरम वापस से फाइनेंस मिनिस्ट्री में आते हैं 2012 में, और सीन में एंट्री होती है अरविंद मायाराम, उस समय के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी के स्टार, पॉलिटिकल सर्किल में हाईली कनेक्टेड। CBI की FIR
ब्यूरोक्रेसी के स्टार, पॉलिटिकल सर्कल में हाईली कनेक्टेड, लेकिन सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम मेन एक्यूज्ड के तौर पर दर्ज है। क्यों? क्योंकि जून 2013 में जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए सालों हो चुके थे, जब होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस नहीं थी, जब सिक्योरिटी एजेंसी चिल्ला रही थी, तब अरविंद मायाराम ने डेलारू के कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, बिना होम मिनिस्ट्री के एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, बिना मैंडेटरी सिक्योरिटी क्लियरेंस के। क्यों? आखिर क्या मजबूरी थी? इस पर मायाराम का डिफेंस आज भी यही है, सप्लाई रोक नहीं सकते थे, करेंसी क्राइसिस हो जाती। साउंड्स हीरोइक, राइट? देश को बचाने के लिए रूल तोड़ा, लेकिन सीबीआई कहती है ये हीरोइज्म नहीं था, ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी थी। आईपीसी सेक्शन 120B और सेक्शन 420 आरोप है कि इस एक्सटेंशन ने डेलारू को करोड़ों का इनवैलिड प्रॉफिट दिया और बदले में इंडिया को क्या मिला? वही कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स, वही टेरर फंडिंग का रिस्क। ये फैसला एक ब्यूरोक्रेटिक की गलती नहीं थी, ये एक डेलिब्रेट चॉइस थी, एक ऐसी चॉइस जिसने 2014, 2015, 2016 तक फेक करेंसी के धंधे को फ्लरिश होने दिया। फिर आई वो रात 8 नवंबर 2016, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। आपने और मैंने लाइन में धक्के खाए, हम परेशान हुए। इकोनॉमिस्ट ने डिबेट किया कि जीडीपी गिर गई, नुकसान हुआ। वो सब अपने जगह सही हो सकता है, सही था भी। सरकार को और बेटर प्रिपेयर होना चाहिए था ये करने से पहले, ताकि देशवासियों को परेशान ना होना पड़े, अपने ही पैसे निकालने के लिए लाइन में घंटों लगे रहना ना पड़े, अपनी जान ना देनी पड़े। इंटरनली हमारा अधिकार है सरकार से सवाल करना और उनकी गलती दिखाना, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से देखिए तो रातों रात पाकिस्तान की प्रेसेस में छपा हुआ अरबों रुपए का फेक करेंसी रद्दी बन गया और नेटवर्क की कमर टूट गई जो डेलारू की कमजोरियों पर चल रहा था। डाटा झूठ नहीं बोलता। डिमोनेटाइजेशन के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई, टेरर फंडिंग के चैनल सूख गए क्योंकि उनके पास जो स्टॉक था वो अब बेकार था, और इन सभी के पीछे जो शख्स था वो भी कहीं गुम हो गया। वो कहानी क्या है खनानी ब्रदर्स की, वो भी मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। फिलहाल अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद जो भी हमने कहानी में आपको बताया, यहाँ सवाल ये है कि क्या हमें नोटबंदी की ज़रूरत पड़ती अगर हमारे दरवाजे पहले से मजबूत होते? अगर 2004-2013 में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होते तो शायद 2016 में देश को लाइन में न लगना पड़ता। ये सफरिंग उस करप्शन का साइड इफेक्ट थी। सालों तक चुप्पी रही, लेकिन क्राइम की एक आदत होती है, कभी न कभी सरफेस पर आ जाता है। जनवरी 2023 सीबीआई ने अचानक रेड शुरू की। दिल्ली, जयपुर, अरविंद मायाराम के ठिकानों पर छापे पड़े, एफआईआर दर्ज हुई। पहली बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया कि एक साजिश हुई थी। सीबीआई ने कहा पी चिदम्बरम और अरविंद मायाराम के डिसीजंस ने नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है। चार्जेस सीरियस थे, करप्शन, चीटिंग, क्रिमिनल कंस्पिरेसी। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं? क्या हुआ उस केस में? आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। एफआईआर हुए भी कई साल हो गए, लेकिन क्या कोई जेल गया? क्या किसी बड़े नेता को सजा हुई? नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ये वो शब्द है इंडिया में जो जस्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करता है। जांच चल रही है। पॉलिटिकली बीजेपी इसे कांग्रेस का सबसे बड़ा स्कैम कहती है, कांग्रेस इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कहती है, और हम बस धुरंधर मूवी देखकर खुश हो रहे हैं कि देखो भाई ये हुआ था देश में। देखिए, कई लोग कहेंगे कि कांग्रेस के बारे में ही क्यों बोल रहे हो, बीजेपी के बारे में भी बताओ, उन्होंने भी बहुत स्कैम किए हैं, ये बताओ वो बताओ। तो समझिए, बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, ये सब पॉलिटिकल ब्लेम गेम है जो पॉलिटिशियन ही करे तो अच्छा है, जो समय आने पर सबका खुलता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अभी मौजूदा माहौल में सभी धुरंधर देख रहे हैं। उस फिल्म में कई ऐसी इवेंट्स, कई ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जिसकी कहानियों पर बातचीत करना जरूरी है, उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी बताना जरूरी है। इसलिए उससे जुड़ी एक कहानी थी जो मैंने सोचा कि वो आपको बताऊं। जो फिल्म में एक पार्ट में आप देखेंगे कि फेक करेंसी को लेकर काफ़ी कुछ दिखाया गया, तो उसकी असली कहानी क्या है मैंने सोचा आपको बताऊं। और आपको ये भी बता दूं
कि डेलारू आज भी एग्जिस्ट करती है, उसके एग्जीक्यूटिव्स आज भी बिजनेस कर रहे हैं। अरविंद मायाराम आज भी इंटरव्यू देते हैं, अपने आप को इनोसेंट बताते हैं और ये उनका हक भी है। जब तक कोर्ट में उन्हें दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोषी हैं कानून की नज़र में। पी चिदम्बरम आज भी कॉलम्स लिखते हैं, हालांकि इन तमाम आरोपों से वो इनकार करते हैं। उनके परिवार वाले भी इसे बेबुनियाद बताते हैं, वही बातें जिनसे उनका तार इस स्कैंडल से जोड़ा जाता है। लेकिन वो 50 करोड़ से ज़्यादा फेक नोट जो हर साल पकड़े जाते थे, वो इनोसेंट लोग जो टेरर अटैक्स में मारे गए, उनका हिसाब कौन देगा? मैं अभी भी यही कहूँगा, मामला बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, देश का है। क्योंकि अगर आप डेलारू को ये कहकर टालेंगे कि अरे ये तो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, ये तो वो लोग करते थे, तो जरा इस हेडलाइन को भी पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस का ये हेडलाइन है, 2024 से 25 में 500 रुपये के नकली नोटों में 37% की बढ़ोतरी हुई है। और ये पुराने नोट नहीं है, ये नए नोट जो छपे हैं वो हैं। तो अब आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानेंगे? मौजूदा सरकार में बैठे किसी मंत्री को? बेशक अकाउंटेबिलिटी तो उनकी ही है, जवाबदेही उनकी है कि ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब वही देंगे। पर जरूरी ये है कि उस लूप होल को टारगेट किया जाए जहां से ये सब हो रहा है, किस तरह से देश में फेक करेंसी आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन है इसके पीछे, इस पर ध्यान देना जरूरी है, ना कि ये कि इस मामले को पॉलिटिकल बनाया जाए। बाकी डेलारू वाले मामले में सीबीआई जांच अभी तक चल रही है, शायद फाइल फिर से धूल खा ले, कहीं सरकार बदली तो फिर कोई फिल्म आएगी और आपको फिर किसी स्कैम के बारे में पता चलेगा और हम उसे देखकर भूल जाएंगे। आज अंत में सवाल यही है कि क्या हमें भूलना चाहिए? क्या हमारा सिस्टम इतना स्लो होना चाहिए जहां सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए आरोप लगते हैं, फिल्म बनते हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं होती है? अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियों को अंत तक देखने वाले वो लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.